हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अल्फा इंस्टीट्यूट में। और बताइए कैसे हैं आप सभी। पढ़ाई कैसी चल रही है आप सभी लोगों की। उम्मीद करते होंगे आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज का टॉपिक है हम लोगों का क्या, सॉलिड स्टेट, मतलब कि जो ठोस अवस्था है उससे इम्पॉर्टेंट जो PYQ आपके बन रहे हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ही हैं, एक साथ करा दिए जाएंगे ताकि आप सभी परीक्षा में आसानी तरीके से क्या करें, इन सभी को लिख पाएं, कर पाएं और एकदम आराम से अच्छे नंबर ला सकें। ठीक है, तो ये आपका क्या है, इम्पोर्टेंट PYQ। और ये इम्पोर्टेंट PYQ आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें से जो प्रश्न बने हुए हैं वो इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। इसमें आपके जो प्रश्न बने हैं वो सारे ही ऑब्जेक्टिव हैं, उसके साथ साथ आप सभी के सब्जेक्टिव भी हैं। तो आप सभी अगर इतना इस चैप्टर से याद कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, तो आप सभी का अच्छे से तैयारी ये फर्स्ट वाले लेसन की हो जाएगी। आप बहुत से सारे टॉपिक पढ़ लिए हैं और ये टॉपिक के साथ साथ इसको भी आपने पढ़ा है। ठीक है, तो ये पढ़ने का मतलब ये है कि आप सभी टॉपिक तो पढ़ लेते हैं, लेकिन ये पता नहीं चल पाता है आपसे कि परीक्षा में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे। तो ये परीक्षा में जो पूछे गए प्रश्न ही हैं। ठीक, तो ये प्रश्न के हिसाब से आप देखिएगा कि किस प्रकार से पूछा जा रहा है, किस प्रकार से आपको आंसर देने हैं और कैसा पूछा गया है। ठीक है, तो आप सभी को ये सब करके आप सभी को बहुत खुशी होगी। ये खुशी होगी कि अपने परीक्षा की तैयारी, आप जो मॉडल वो दिख रहा है पेपर वाला, आपको यहाँ से दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ हम लोग को देखना ही क्या है, PYQ देखने पिछले साल के जो जितने बने हुए हैं। ठीक है, उसके साथ साथ और भी पुराने क्वेश्चन हैं। तो यहाँ तक आप सभी अगर कर लेते हैं तब बहुत अच्छा होगा। फिर यहाँ से करने के साथ साथ ऐसा नहीं है कि केवल एक ही टॉपिक होगा, ऐसे ही क्रम में आप सभी का हर एक टॉपिक का PYQ, इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव और उसके साथ साथ आपका ऑब्जेक्टिव, उसके साथ साथ लॉन्ग वाले भी करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो चलें फिर हम प्रश्न की ओर देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव में पहला प्रश्न क्या है हमारा, तो ठोस अवस्था से जो पहला हमारा क्वेश्चन बना हुआ है, इसमें कह रहा है आपसे क्या कि क्रिस्टलीय तंत्र की कुल संख्या होती है। क्या पूछा गया है आपसे कि क्रिस्टलीय तंत्र की कुल संख्या होती है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है ये कि ठोस अवस्था के बारे में पहले तो चैप्टर में ही दिया गया है आपका क्या कि चैप्टर ही है जो वो ठोस अवस्था है। ठीक है, क्या है तो ठोस अवस्था है, तो जब भी हम आप पढ़ेंगे तो इसमें क्या पढ़ेंगे, तो ठोस के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसा कि प्रश्न में आपसे कही दिया है कि क्रिस्टलीय ठोस की कुल संख्या क्या होती है, 7, 8 या 6 या 4। बताइए, आप सभी को अगर आंसर पता है तो आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर जिसको नहीं पता है मैं बता रही हूँ, ठीक है, कि इसका आंसर क्या होगा, तो 7 होगा। ठीक है, इस क्रम में आप सभी को जिसको जिसका ऐसा नहीं है कि जिसको आ रहा है वो भी बताए, जिसको नहीं आ रहा है ज़बरदस्ती है कि नहीं एकदम बताना ही बताना है। नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं पता है तो आप ध्यान से चुपचाप देखते रहिए, सुनते रहिए और आगे ऐसे ही क्रम में बने रहिए। ठीक है, तो जो क्रिस्टलीय तंत्र की कुल संख्या होती है वो कितना होता है, तो आपका 7 होता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक ठोस है। सहसंयोजक का मतलब क्या होता है कि जो मिला हुआ पार्ट है, दो जो मिलकर बने हुए हैं, वो दो चीज़ों से जो मिलकर बना हुआ है, साथ साथ दोनों की भागीदारी है, वो कौन है, तो लोहा, हीरा या फिर सोडियम क्लोराइड या फिर तांबा। अगर आप सभी को इसका आंसर पता है तो आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और जिसको नहीं पता है वो भी पेशेंस रखे, ध्यान दे। ठीक है, ताकि आपको भी पता चल जाए। तो ऐसे नहीं कि नहीं आ रहा है तो हम छोड़ के चले जाएंगे, नहीं, आप आराम से रुके रहिए, आपको मैं बताऊंगी कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर जो होता है वो क्या होगा आपका, तो हीरा होगा। जो हीरा होता है वो आपका सहसंयोजक ठोस होता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा प्रश्न हम देखेंगे, कह रहा है क्या कि किसी धातु की षष्ठभुजीय समिति पैकिंग संरचना में संवयन संख्या होती है। ये आपसे कहा जा रहा है कि किसी धातु का मतलब कोई जब हम धातु लेते हैं उसके बाद षष्ठभुजीय मतलब कि 6 भुजा, क्या चीज, तो 6 भुजा। उसके बाद कह रहा है कि षष्ठभुजीय समिति पैकिंग संरचना में संवयन संख्या होती है कितनी, 5, 4, 8 या 12। अगर आप सभी को पता है तो ज़रूर बताइए, नहीं पता है तो मैं बता रही हूँ, उसकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है, तो 12 होती है। मतलब ये कह रहा है आपसे कि षष्ठभुजीय मतलब कि जो आपकी संरचना 6 भुजा वाली बनी हुई है उसमें परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, तो उसमें परमाणुओं की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, तो 12 होती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं।
कह रहा है क्या कि बेरवादार ठोस का उदाहरण है। बेरवादार मतलब क्या होता है आपका अक्रिस्टल, क्या होता है तो अक्रिस्टलीय। ठीक है, तो ये कहना है मेरा कि इसमें पूछा जा रहा है आपसे क्या कि अक्रिस्टल के बारे में। तो अक्रिस्टल मतलब अक्रिस्टल का उदाहरण पूछा जा रहा है आपसे। तो इसमें दिया है पहला ऑप्शन हीरा, दूसरा ऑप्शन दिया है ग्रेफाइट, तीसरा ऑप्शन दिया है आपका नमक, चौथा ऑप्शन दिया है आपका क्या रबर। तो इसमें अक्रिस्टली में क्या होता है, अक्रिस्टली में क्या होता है, उसकी जो संरचना होती है कुछ फिक्स नहीं है। ठीक है, क्रिस्टल की तरह होता है लेकिन वो जो होता है वो कड़ा नहीं होता है। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब ये है कि अक्रिस्टल मतलब कि ये जो होता है दबाने पे दबता है, इलास्टिक जैसे रबर जो हो रहा है। ठीक है, जो रबर होता है वो आपका बेरवादार ठोस का ही उदाहरण होता है। क्योंकि हीरा जो होता है, अभी आपने देखा है कि हीरा जो होता है वो क्रिस्टल के रूप में लिया गया था। उसके बाद ग्रेफाइट होता है, ये भी आपका एक क्रिस्टल ही होता है। उसके बाद नमक जो होता है ये भी आपका एक क्रिस्टल ही माना जाता है। तो रबर जो हुआ आपका ये क्या होगा तो बेरवादार का उदाहरण होगा। ठीक है, चले फिर आगे। उसके बाद हम चलते हैं प्रश्न में आगे। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय मतलब कि बेरवादार जो कह रहे थे तो उसी का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है NaCl, दूसरा ऑप्शन है ZnS, तीसरा ऑप्शन है कांच और चौथा ऑप्शन है क्या SiC। ये चारों ऑप्शन में से बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, कौन आपका जो है वो अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है, बताइए आप सभी। चलिए कोई बात नहीं, जिसको नहीं पता है, जिसको पता है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताए। जिसको नहीं पता है तो इसका क्या होगा, कांच होगा। जो कांच होता है आपका वो अक्रिस्टलीय का उदाहरण होता है। ठीक है, चलें फिर आगे। तब इस प्रकार से देखिए फिर आगे प्रश्न बना हुआ है आपका क्या कि HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या है। HCP में आपका जो दिया हुआ है, ठीक है, उसमें परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, क्या 4, 6, 12 और 7। ये HCP मतलब कि ये जो 6 भुजा वाला था, ठीक है, जो 6 भुजा वाला था वही आपसे पूछा जा रहा है कि 6 भुजा में जो बना हुआ संरचना होगा उसमें आपका परमाणुओं की संख्या कितनी होगी। तो ये आपने पीछे ही देखा है कि उसमें परमाणुओं की संख्या कितनी होती थी तो 12। तो यहाँ भी परमाणुओं की संख्या कितनी होगी तो 12 होगी। ठीक है, अगर किसी को भी किसी प्रकार की दिक्कत होगी तो वो आप सभी पूछ सकते हैं। अगर जो थ्योरी पढ़ा होगा उसे तो कोई दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि थ्योरी में ही सब चीज़ें बता दी जाती है कि किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव बने, किस प्रकार से आपके सब्जेक्टिव बनेंगे, किस प्रकार से आपके लैंग वाले बनेंगे। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट से ही यहाँ निकल के आते हैं सभी ये 60 वाले क्वेश्चन, मतलब कि बहुविकल्पी क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न क्या है। तो रवादार ठोस है, रवादार मतलब क्या होगा आपका यहाँ क्रिस्टलीय होगा, क्या होगा तो क्रिस्टलीय होगा। तो रवादार जो ठोस होता है वो क्या होता है, हीरा पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन कांच, तीसरा ऑप्शन रबर और चौथा ऑप्शन आपका है इनमें से कोई नहीं। आपने अभी देखा है कि जो रबर आया था वो आपका अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण था, दूसरा जो कांच आया था वो भी आपका क्या था अक्रिस्टलीय का उदाहरण था। उसके बाद ये इनमें से कोई नहीं तो नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ आपका ऑप्शन लास्ट दिया है क्या हीरा, मतलब ये जो अभी बचा ही है तो हीरा इसके लिए क्या होगा तो सही आंसर होगा। अगर जिसको पता है आप सभी जल्दी जल्दी कमेंट में जैसे ही प्रश्न आए आप सभी आंसर देते रहिए, जिसको नहीं पता है मैं बता रही हूँ वहां से आप सभी नोट करिएगा। ठीक है, फिर आगे हम चलेंगे। इसमें दिया है कि एक धातु का रवाकरण मतलब क्या, रवाकरण मतलब क्या क्रिस्टलीकरण। ठीक है, तो कह रहा है कि एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक HCP संरचना में होता है तो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या होती है। यहाँ भी आपसे वही पूछा जा रहा है क्या HCP का मतलब कि षष्ठभुजा वाली जो क्लोज पैक मतलब कि बंद वाली जो आकृति है उसमें भी धातु का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, तो वहाँ भी धातु का कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो कितना होता है आपका तो 12 होता है। कितना होता है इसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर तो 12 होता है। ठीक है, चलें फिर आगे। यहाँ देखते हैं फिर नवा प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन से जोड़े में से क्रमशः चतुष्फलकीय वायड और अष्टफलकीय वायड होते हैं। इसमें ये कह रहा है आपसे कि ऐसा कौन सा जोड़ा है, ये दो लोग का पेयर दिया है मतलब वही जोड़ा कह रहा है, दो लोग का
ठीक है, एक साथ दो लोग हैं मतलब कि क्या है, एक जोड़े में है। तो वही कहा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन से जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय वायर्ड और अष्टफलकीय वायर्ड है। मतलब आपसे यही पूछा जा रहा है कि जो जोड़ा, इसमें चार ऑप्शन दिया है, क्या पहला कि बीसीसी और एफसीसी, दूसरा दिया है एचसीपी और सिंपल क्यूबिक, तीसरा ऑप्शन दिया है क्या एचसीपी और सीसीपी, चौथा ऑप्शन आपका दिया है बीसीसी और एचसीपी। तो इसमें जो देने का मतलब ये है, बीसीसी का मतलब ये होता है कि बॉडी सेंटर क्यूब, एफसीसी का मतलब होता है आपका फेस सेंटर क्यूब। इस प्रकार से ऐसे करके आपका जो भी ऑप्शन दिया है, इस ऑप्शन में कौन सा सही होगा बताइए, आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो इसके लिए जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, एचसीपी और सीपीबी होता है। ठीक है, इसमें आपका एक जो दिया हुआ है वो चतुष्फलकीय का है, एक जो दिया हुआ है आपका वो अष्टफलकीय का है। ठीक है, चलते हैं आगे। ये दिया है निम्नलिखित में से कौन बेरवादार ठोस है। इसमें ये कह रहा है बेरवादार मतलब कि क्या, अक्रिस्टलीय। बेरवादार वही पूछा रहा है आपसे कि अक्रिस्टलीय क्या है। ठीक है, तो अक्रिस्टलीय ठोस का जो दिया हुआ है इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो पहला दिया है ग्रेफाइट, दूसरा ऑप्शन दिया है क्वार्ट्ज ग्लास, तीसरा दिया है आपका क्रोम एलम, चौथा दिया है सिलिकॉन कार्बाइड। ठीक है, तो इस ऑप्शन में से कौन सा सही होगा बताइए आप सभी, कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए आप सभी, इसके लिए सही आंसर क्या होगा। तो इसके लिए जो सही आंसर होता है वो क्या होता है आपका क्वार्ट्ज ग्लास। आपने कांच का नाम सुना था, मैंने बताया भी था पीछे कि क्वार्ट्ज ग्लास मतलब जो ग्लास होता है, जो कांच होता है, वो आपका अक्रिस्टलीय का उदाहरण होता है। सेम उसी प्रकार से यहाँ भी दिया है आपका क्या, ग्लास। ठीक है, ग्लास, तो वही ग्लास है क्वार्ट्ज ग्लास, मतलब चौथाई हिस्से वाली ग्लास की बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। घनाकार क्रिस्टल में बेब्रेस जालकों की संख्या होती है। मतलब कि जो घनाकार क्रिस्टल होता है, जो घन वाली संरचना होती है, उसमें बेब्रेस जालकों की संख्या होती है। उसमें कितने लोग मिलकर जालक बनाते हैं बताइए आप सभी, कितने लोग। तो यहाँ जो सही आंसर होगा बताइए, दिया है 3, 1, 4 और 14। बताइए इसमें से सही ऑप्शन कौन होगा, इसमें सही ऑप्शन आपका कौन सा होगा। इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, तो 3 होगा। ठीक है, 3 जो होता है इसमें बेशब जालकों की संख्या होती है। फिर नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं आगे। क्या दिया है, कह रहा है कि बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत होता है। ये आपसे पूछा जा रहा है, बीसीसी मतलब कि बॉडी सेंटर क्यूब इकाई सेल में मुक्त खाली मतलब खाली जगह जो होती है वो कितना प्रतिशत होता है। कोई भी आपका चीज बनेगा वो 100% का होगा, 100% का ही होगा। तो 100 में से जो आपका बॉडी सेंटर क्यूब होता है तो उसमें कितना खाली जगह अभी बच जाता है, तो वो जो होता है वो आपका 32% या फिर 34% या 28% या 30%। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, बोलिए आप सभी जवाब दीजिए। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, तो 32%। और जो बचा हुआ पार्ट होता है मतलब कि 100 में से आप 32 को निकाल दीजिएगा, जितना बच जाएगा वो बीसीसी का क्या होगा, भरा हुआ पार्ट होगा। ठीक है, चलते हैं फिर नेक्स्ट। कह रहा आगे आपसे कि सोडियम ऑक्साइड Na2O में सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी है, 6, 4, 8 और 2। दिया हुआ है 4 ऑप्शन। बताइए सोडियम ऑक्साइड में सोडियम की कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है आपसे, तो सोडियम की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी बताइए आप सभी। तो जो सोडियम की कोऑर्डिनेशन नंबर होती है वो कितना होती है, तो 4 होती है। ठीक है, मतलब जो जुड़ने का क्रम है वो कितने से जुड़ा हुआ है, तो 4 से। ठीक, चले फिर आगे। सभी लोगों को क्लियर है ना, किसी को कोई भी दिक्कत होगी तो आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिएगा, जरूर पूछिएगा। ऐसा नहीं कि मैं कहती चली जा रही हूँ आप लोग सुनते चले जा रहे हैं। आगे दिया है प्रश्न क्या कि एक अष्टफलक रिक्तिका निम्नलिखित में कितने गोलों से घिरी होती है, 4, 6, 8 या 12। ये अष्टफलक कह रहा है आपसे कि जो अष्टफलक की संरचना होती है वो कितने गोलों से आपस में घिरी होती है, 4 से, 6 से, 8 से या 12 से। बताइए आप सभी कमेंट में कितने गोलों से घिरी होती है, बताइए।
तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा आपका, तो 6 होगा। वो जो आपका अष्टफलक रिक्तिका होती है या रिक्तिक होती है, ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ रिक्त होना चाहिए, रिक्त, ठीक है। तो ये रिक्त निम्नलिखित में से या रिक्तिक लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कितने गोलों से घिरी होती है, तो वो आपका क्या होगा, तो 6 होगा, ठीक है। क्लियर है ना सभी लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यहाँ कह रहा है कि रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋण आयन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोष होता है। फिर से एक बार पढ़िएगा, ये कह रहा है रवा मतलब क्या, क्रिस्टलीय में जब इलेक्ट्रॉन ऋण आयन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोष होता है। शॉटकी दोष, फ्रैंकल दोष, यफ सेंटर दोष या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए, आप सभी को पता होगा शॉटकी दोष क्या होता है, फ्रैंकल दोष क्या होता है, एफ सेंटर क्या होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो शॉटकी दोष जो होता है वो आपका क्रिस्टल में ही, क्रिस्टल जो बना होता है वो क्रिस्टल में से धनायन और ऋणायन बराबर मात्रा में बाहर निकल के जाते हैं, तो वहाँ उसका घनत्व कम हो जाता है। लेकिन वही फ्रैंकल दोष जो होता है, तो फ्रैंकल दोष में क्या होता है कि जो आपके उसमें से अणु, ठीक है, जो परमाणु उसमें से क्या होते हैं, निकलते हैं, लेकिन उसी के अंदर कहीं दूसरे जगह जाके वो क्या हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, तो वो भी पूरा नहीं करते हैं। तीसरा जो ऑप्शन होता है यफ सेंटर, ठीक है, तो यफ सेंटर जो इलेक्ट्रॉन के खाली स्थान को पकड़ लेता है उसको क्या कहा जाता है, तो यफ सेंटर के नाम से जाना जाता है। बताइए, यहां तक सभी को क्लियर है। तो चलते हैं आगे। क्या कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड, ठीक है, ऑक्साइड लौह चुंबकत्व को प्रदर्शित करता है। पहला CrO2, MnO2, Fe3O4 या फिर V2O5। आप सभी जवाब दीजिए। बताइए, कौन सा ऐसा ऑक्साइड है जो आपका लौह चुंबकत्व को प्रदर्शित करता है। तो ये जो होता है आपका क्या, CrO2 क्या होता है कि CrO2 जो होता है वो आपका लौह चुंबकत्व को प्रदर्शित करता है। चलते हैं फिर आगे। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है। कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है। बताइए, फ्रैंकल, शॉटकी, अंतराली या फिर यफ केंद्र। आप सभी जवाब दीजिए, इसका क्या होगा। 30 सेकेंड है आपके पास, बताइए। आप सभी को पता होगा कि फ्रैंकल जो होता है वो क्रिस्टल के अंतर्गत ही वो परमाणु क्या होते हैं, तो उसी के अंतर्गत कहीं दूसरे जगह अपना स्थान छोड़ देते हैं, लेकिन उसी में कहीं और जाके शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन वही शॉटकी जो होता है उसमें से समान मात्रा में केटायन और एनायन बाहर निकल जाते हैं। तो वहां से अगर इतनी बड़ी संरचना है, ठीक है, मान लीजिए इतनी बड़ी संरचना है, तो इसमें से यहाँ से 2 लोग निकल जाएंगे तो ये कम हो जाएगा, तो ये संरचना वित्तीय सा बचा। तो किसमें कमी हो रही, ये जो होते हैं आपके शॉटकी डिफेक्ट, तो इसके अंतर्गत ही आपका क्या होता है, घनत्व कम हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए जो सही आंसर होगा वो क्या होगा आपका, तो शॉटकी, ऑप्शन बी जो होगा वो सही होगा। क्लियर है क्या सभी लोगों को, बताइए, क्लियर है। चलें फिर आगे। तब ये देखिए इसमें क्या दिया है कि निम्नलिखित में कौन फेरोचुंबकीय पदार्थ है। ये कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में कौन फेरोचुंबकीय पदार्थ है। पहला ऑप्शन दिया है आपका क्या, NaCl, दूसरा ऑप्शन दिया है आपका क्या कि Fe3O4, तीसरा ऑप्शन है O2 और चौथा ऑप्शन है आपका N2। बताइए इसके लिए सही आंसर क्या होगा, जल्दी कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसके लिए जो सही आंसर होता है वो होता है आपका Fe3O4 जो होता है आपका एक फेरोचुंबकीय पदार्थ होता है। तो यहाँ से आपका ये बहुविकल्पी खत्म होता है। फिर आपका आएगा आगे क्या, नेक्स्ट प्रश्न में शार्ट वाला, ठीक है, क्या शार्ट प्रश्न, जो लघुत्तरीय, आप सभी जो कहते हैं क्या कि लघुत्तरीय प्रश्न, ठीक है। तो इस चैप्टर में आपका इतना ही केवल बना हुआ था क्या, PYQ, वो भी ऑब्जेक्टिव का। लेकिन अब हम देखेंगे शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन तो ज़्यादा नहीं है इस चैप्टर से, फिर भी जो PYQ बने हुए हैं मैंने सबको ही ला दिया है, ठीक।
तो यहाँ से ये कह रहा है, पहला प्रश्न अब देखेंगे क्या है कि कांच को अतिशीतित द्रव क्यों माना जाता है। बताइए, कांच को अतिशीतित द्रव क्यों माना जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि जो कांच होता है वो द्रव की तरह क्या होता है कि द्रव की तरह कांच में भी, ठीक है, द्रव की तरह कांच में भी धीमी गति से बहने की, ठीक है, क्या कि धीमी गति से, मतलब जैसे द्रव होता है तो थोड़ा फास्ट, जैसे ऊपर से गिरेगा जल्दी जल्दी वो प्रवाह होने लगता है, लेकिन ये जो होता है आपका क्या कांच, तो वो द्रव की तरह ही बहुत धीमी गति से क्या करता है कि प्रवाह करने की प्रवृत्ति रखता है, मतलब कि बहने की क्या करता है, प्रवृत्ति रखता है। इसलिए इसको अतिशीतित द्रव के नाम से जाना जाता है या फिर अतिशीतित द्रव माना जाता है। ठीक है, बताइए, ये कहा जा रहा है कि कांच को अतिशीतित द्रव क्यों माना जाता है, क्योंकि वह भी जल की तरह, किसकी तरह, तो जल की तरह कांच भी बहुत धीमी गति से बहने की क्या करता है, प्रवृत्ति रखता है। जब वह बहने की प्रवृत्ति रखता है, इसलिए इसी को क्या कहा जाता है, अतिशीतित द्रव के नाम से जाना जाता है। तो बताइए, इसका प्रश्न का आंसर तो आप सभी भी कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। अगर जिसको पता है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, मैं तो लिखूंगी ही, जिसको नहीं पता है उसके लिए तो मैं लिख ही दूंगी, जिसको पता है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। ठीक है, तो इसमें हम लिख सकते हैं क्या कि द्रव की तरह कांच भी बहुत धीमी गति से प्रवाह होने की प्रवृत्ति रखता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, अतिशीतित द्रव माना जाता है। ठीक है, चलिए फिर आंसर तब लिखा जाए। हाँ, चलिए आंसर को लिखा जा रहा है। अब आप सभी भी नोट करिएगा क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, लिखेंगे क्या कि द्रव की तरह कांच में भी धीमी गति से बहने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए कांच को अतिशीतित द्रव माना जाता है। अतिशीतित द्रव माना जाता है। बताइए, आप सभी को इसमें कोई दिक्कत, क्लियर है सभी लोगों को? इसमें जितना पूछा है मैंने उतना ही बताया है, उसके अलावा कुछ नहीं। 60 मतलब क्या है, छोटा, लघु, तो छोटे में ही लिखेंगे, बड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। जिस प्रकार से प्रश्न पूछेगा उतना ही आंसर देंगे हम। ठीक है, तो इसमें यही पूछा था कि कांच को अतिशीतित द्रव क्यों माना जाता है, क्योंकि द्रव की तरह कांच में भी धीमी गति से बहने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, कांच में जैसे ही वो पिघलेगा तो थोड़ा बहता है, लेकिन उतना जल्दी नहीं जैसे कि द्रव। तो द्रव आपका बहुत तेजी से फ्लो होता है। तो इस प्रकार से इसलिए इस कांच को क्या कहा जाता है, तो अतिशीतित द्रव कहा जाता है या द्रव माना जाता है। चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्लियर है ना सभी लोगों को? चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि नेटवर्क ठोस किसे कहते हैं, एक उदाहरण दे। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि नेटवर्क ठोस किसे कहते हैं, इसका एक उदाहरण दीजिए। बताइए, नेटवर्क ठोस किसे कहते हैं? बताइए, आप सभी कमेंट में जरूर लिखिए कि नेटवर्क ठोस क्या होता है।
नेटवर्क ठोस का दूसरा नाम जो होता है वो क्रिस्टलीय ठोस भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो नेटवर्क ठोस या फिर इसको कहा जा सकता है क्या, क्रिस्टलीय ठोस। तो ये किस प्रकार से होते हैं या किसे कहते हैं, इसका एक उदाहरण आपको क्या करने हैं तो देने हैं। इसका एक उदाहरण क्या करने हैं आपको तो देने हैं। तो हम लिख सकते हैं कि नेटवर्क ठोस के अवयवी कण जो होते हैं वो क्या होते हैं तो परमाणु होते हैं। क्या होते हैं कि नेटवर्क ठोस के अवयवी कण जो होते हैं वो परमाणु होते हैं और सभी परमाणु एक दूसरे से क्या होते हैं तो सहसंयोजक बंध से जुड़े होते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं कठोर होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल क्या होगा आपका तो हीरा होगा, ठीक है। तो इसमें यही कहा गया आपसे कि नेटवर्क ठोस किसे कहते हैं, एक उदाहरण देना है। क्या करना है तो एक उदाहरण देना है। तो नेटवर्क ठोस का मतलब ये है क्रिस्टलीय ठोस, और क्रिस्टलीय ठोस में किस प्रकार से हम लिखेंगे, क्या होता है ये सब चीजें, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो होते हैं इनके अवयव कण एक परमाणु होते हैं और ये परमाणु आपस में क्या होते हैं तो सहसंयोजक बंध से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं तो सहसंयोजक बंध से जुड़े होते हैं और जुड़ने के साथ साथ ये क्या होते हैं कठोर होते हैं। जैसे कि क्या होगा तो हीरा होगा, ठीक है। तो लिखा जाए आंसर, बोलिए। चलिए, अगर आप सभी को पता है तो इन सभी का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर जिसको नहीं पता है मैं लिख रही हूँ वहां से आप नोट करिएगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इसमें क्या कि नेटवर्क ठोस के अवयव कण क्या होते हैं तो एक परमाणु होते हैं, ठीक है। उत्तर देख लीजिए। नेटवर्क ठोस के अवयवी कण नेटवर्क ठोस के अवयवी कण परमाणु होते हैं। क्या होते हैं तो परमाणु होते हैं। और परमाणु होने के साथ साथ ये कैसे जुड़े होते हैं तो परमाणु होने के साथ साथ ये सहसंयोजक बंध से क्या होते हैं तो जुड़े होते हैं। तो लिख सकते हैं कि ये कण सहसंयोजक बंधन से क्या होते हैं तो जुड़े होते हैं। ये कण सहसंयोजक बंध से जुड़े होते हैं। सहसंयोजक बंध से क्या होते हैं तो जुड़े होते हैं, ठीक है। और ये जुड़ने के साथ साथ इनका गलनांक क्या हो जाता है तो इनका गलनांक जो होता है वो उच्च होता है और उच्च होने के साथ ये क्या हो जाते हैं कठोर हो जाते हैं, जिस प्रकार से हीरा। तो लिख सकते हैं कि ये उच्च गलनांक के, ठीक है, क्या होते हैं कि ये उच्च गलनांक के साथ कठोर होते हैं। उच्च गलनांक के साथ क्या होते हैं तो कठोर होते हैं। कठोर होते हैं जैसे हीरा, बताइए ये सभी को क्लियर है? सभी लोगों को क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? इतने प्रश्न छोटे छोटे बने हुए हैं तो आप सभी को दिक्कत तो नहीं होने चाहिए, क्योंकि जितना बड़ा चैप्टर है उतना बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा आपसे, है ना। एकदम इजी वे में पूछा जा रहा है, आप सभी बहुत अच्छे से लिख लेंगे। हमें उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे से कर लेंगे। चलिए फिर आगे, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा क्या है, कह रहा है कि क्रिस्टल बिंदु त्रुटि से आप क्या समझते हैं। ये पूछा जा रहा है आपसे कि क्रिस्टल बिंदु की त्रुटि क्या होती है, आप उससे क्या समझते हैं बताइए। तो क्रिस्टल बिंदु त्रुटि से आप क्या समझते हैं, क्या आप सभी जवाब देंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए आप सभी कि इसका जवाब क्या होगा। क्रिस्टल बिंदु त्रुटि से आप क्या समझते हैं, बता दीजिए सभी लोग कि क्रिस्टल बिंदु त्रुटि से आप समझते क्या हैं। बताइए आप सभी क्या होगा इसका जवाब। आप सभी को पता है क्रिस्टल
बिंदु, इसमें आपसे कहा जाएगा क्या कि वह त्रुटि जिनमें किसी, क्या कहेंगे कि वह त्रुटि जिनमें किसी क्रिस्टलीय पदार्थ अपना जगह छोड़कर, क्या करता है कि अपना जगह छोड़कर किसी दूसरे जगह पर, ठीक है, मतलब कि अपना जगह जो है वहाँ, मतलब ये कुर्सी है और ये कुर्सी पर उसको स्थान दिया गया है, तो वो अपना जगह पे नहीं बैठ रहा है, वो जगह छोड़कर कहीं और जाके इधर शिफ्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ जो बन रहा है वही आपका क्या कहलाता है, बिंदु दोष कहलाता है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, इसमें हम ये लिख सकते हैं कि वह त्रुटि जिनमें किसी क्रिस्टलीय पदार्थ के परमाणु क्या करते हैं कि अपना जगह छोड़कर क्या करते हैं, किसी अनियमित स्थान को ग्रहण कर लेते हैं, क्या, या कह सकते हैं किसी अनियमित जगह पर स्थापित हो जाते हैं, वही आपके क्या कहलाते हैं, तो क्रिस्टल बिंदु कहलाते हैं, ठीक है। तो लिखा जाए फिर आंसर, चलिए उत्तर लिखा जाए। हाँ, बताइए, आप सभी को तो पता चल ही गया होगा कि उसमें क्या लिखना है हम सभी को। तो लिखेंगे हम सभी कि वह त्रुटि जिनमें, वह त्रुटि, देखिए त्रुटि को मैंने क्या लिख दिया, वह त्रुटि जिनमें क्रिस्टलीय पदार्थ, ठीक है, पदार्थ अपना, ठीक है, क्या करता है कि क्रिस्टलीय पदार्थ में परमाणु अपना जगह छोड़कर किसी अनियमित स्थान पर जगह ले लेता है या अनियमित स्थान पर उपस्थित हो जाता है, तो इसे क्रिस्टल बिंदु कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, तो क्रिस्टल बिंदु कहते हैं। बताइए, यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों को, किसी को कोई दिक्कत? इसमें बस यही है कि जो जगह छोड़ देगा वह स्थान आपका क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, तो उसी बिंदु को क्या कहा जाता है, तो बिंदु दोष के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसमें आगे प्रश्न क्या पूछा गया है कि शॉटकी त्रुटि तथा फ्रैंकल त्रुटि के बीच क्या अंतर है। वही जो शॉटकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट होता है, उसी में आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो अंतर पूछा जा रहा है। देखिए, तो शॉटकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है आप सभी का, तो फ्रैंकल और शॉटकी में ये होता है कि जो शॉटकी डिफेक्ट होता है उसके अंतर्गत जो आपके जो क्रिस्टल बने हुए हैं, क्या, जो क्रिस्टल आपके बने हुए हैं, तो उस क्रिस्टल में से समान मात्रा में धनायन और ऋणायन बाहर चले जाते हैं। क्या, समान मात्रा में धनायन और ऋणायन क्या हो जाते हैं, तो बाहर चले जाते हैं। लेकिन वही आपका जो फ्रैंकल दोष होता है उसमें से जो आपके परमाणु है
अपना जगह छोड़ देता है, लेकिन उसी क्रिस्टल के अंतर्गत कहीं दूसरे जगह अंतराकाशी में स्थापित हो जाता है। ठीक है, तो ये शॉर्टकी में आपका घनत्व क्या हो जाता है, तो कम हो जाता है। लेकिन फ्रैंकल का जितना आपका उसका घनत्व बना हुआ है उतने पे ही रहता है, भले उसमें फिर परमाणु अपना जगह छोड़ के कहीं दूसरे जगह पे जाए, लेकिन वो क्रिस्टल के अंदर ही रहता है। इसलिए इसमें जो होता है ये घनत्व की शॉर्टकी में कमी हो जाती है और फ्रैंकल में घनत्व की कमी नहीं होती है, मतलब कि उसमें घनत्व अपरिवर्तित रहता है। तो इस प्रकार से कुछ अंतर है, आप चाहें तो लिख सकते हैं क्या कि जो शॉर्टकी डिफेक्ट होता है, जो शॉर्टकी त्रुटि होता है, उसमें समान मात्रा में धनायन या ऋणायन, ठीक है, समान मात्रा में धनायन और ऋणायन अपना जगह छोड़कर कहीं अंतराकाश मतलब कि कहीं बाहर निकल जाते हैं, जिस प्रकार से उसके घनत्व में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। लेकिन फ्रैंकल दोष जो होता है इसमें आपका कोई परमाणु वो क्रिस्टल के अंदर ही क्या क्रिस्टल के अंदर ही अपना जगह छोड़कर कहीं अंतराकाशी में स्थापित हो जाता है और उसका जो घनत्व होता है वो अपरिवर्तित रहता है। इस प्रकार से दोनों में क्या होता है, तो अंतर होता है। ठीक है, तो आप सभी अगर पता है तो आप सभी फिर से मैं कहूँगी कि आप सभी को जितना ही प्रश्न आ रहा है एक बार आप टाइप कर दें, लिखने से बहुत अच्छे से याद होता है। ठीक है, तो वहाँ टाइप कर देंगे तो एक तो आपका जवाब भी दे कहेंगे कि हमने जवाब भी दे दिया, दूसरे तरीके बात ये है कि आप सभी को याद भी हो जाएंगे। ठीक है, लिखने से बहुत काफ़ी अच्छे से याद होता है। तो आप सभी कमेंट बॉक्स में फिर से इसका आंसर लिखिएगा कि मैं क्या बता रही हूँ और आप क्या बता रहे हो। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर लिखा जाए, बोलिए। चलिए फिर लिखा जाए, तो बताइए आप सभी लिख दिए, चलिए हम भी लिख दे रहे हैं। तो क्या लिखेंगे इसमें आंसर, इसका आंसर क्या लिखेंगे, हम सभी लिखेंगे कि जब कोई धनात्मक अथवा ऋणात्मक आयन अपना स्थान छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चला जाता है तो इसे हम शॉर्टकी त्रुटि कहते हैं और इसका घनत्व क्या हो जाता है, तो कम हो जाता है। ठीक है, चलिए लिखिए, जब कोई धनात्मक एवं ऋणात्मक आयन अपना जगह छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चला जाता है दूसरे स्थान पर चला जाता है या फिर उपस्थित हो जाता है। ठीक है, किसी दूसरे स्थान पर उपस्थित हो जाता है तो इसे शॉर्टकी त्रुटि कहते हैं, शॉर्टकी त्रुटि कहते हैं। ठीक है, नोट करके लिख लीजिएगा क्या कि इसका घनत्व कम हो जाता है। इनका घनत्व
कम हो जाता है। दूसरा हम लिखेंगे अगले पेज पे फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है, तो फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है कि ये जो होते हैं अपना जगह छोड़कर जालक में ही क्या करते हैं कि ये अपना जगह तो छोड़ते हैं लेकिन जालक में ही किसी और को स्थान को क्या करते हैं, ये प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, लिखिए जबकि फ्रैंकल दोष में परमाणु जालक में ही किसी दूसरे स्थान पर उपस्थित हो जाते हैं फ्रैंकल दोष कहलाते हैं। फ्रैंकल दोष कहलाते हैं। फ्रैंकल दोष कहलाते हैं। ठीक है, नोट करके इसमें भी लिख लीजिएगा। नोट में क्या लिखेंगे, लिख देंगे इसमें कि इसका जो घनत्व होता है वो क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, इनका घनत्व अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, मतलब इसके घनत्व में कोई ना बढ़ना ना घटना, जैसा है सेम वैसा ही न्यूट्रल आपका बना होता है। ठीक है, तो चला जाए फिर आगे, बोलिए क्लियर है सभी लोगों को, चला जाए आगे फिर। चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वो भी आपका लास्ट होगा। आपसे पूछा गया है क्या फ्रैंकल दोष क्या है, उदाहरण के साथ व्याख्या करें। अभी जो मैंने बताया है आप सभी को कि फ्रैंकल दोष और उसके साथ साथ शॉटकी दोष, तो उसी में से आपसे केवल एक पूछा है क्या फ्रैंकल दोष क्या है, उदाहरण के साथ व्याख्या करें। इसमें उदाहरण नहीं पूछा गया था पिछले वाले प्रश्न में, और इसमें क्या पूछा गया आपसे, उदाहरण भी पूछ लिया गया है। तो बता सकते हैं आप सभी लोग कि फ्रैंकल दोष क्या होता है, क्योंकि मैंने पीछे ही अभी बताया है। ठीक है, तो ये जो पीछे मैंने बताया है कि क्या होता है कि इसमें से आयन जो होते हैं वो अपना जगह छोड़ करके वो अंतराकाशीय जालक में ही किसी दूसरे स्थान पर क्या होते हैं, तो विस्थापित हो जाते हैं, जिसे इसका नाम एक तो फ्रैंकल डिफेक्ट भी होता है और दूसरा नाम इसका ये होता है क्या, फ्रैंकल दोष का विस्थापन नियम भी होता है, जिसको फ्रैंकल दोष के साथ साथ आपका विस्थापन का भी नियम कहा जाता है। मतलब क्या हो रहा है, विस्थापित हो रहा है ना, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, तो विस्थापित भी कहा जाता है। ठीक है, तो फिर कह सकते हैं हम इसमें क्या कि जिस प्रकार से आपका जो इस दोष में जो लघुत्तर आयन होते हैं, क्या होते हैं, इस दोष में जो लघुत्तर आयन होते हैं वो अपना वास्तविक, ठीक है, वह अपना वास्तविक स्थान छोड़कर किसी अंतराकाशी में क्या करते हैं, प्रवेश कर लेते हैं। इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, हम फ्रैंकल दोष कहते हैं। तथा अगर इसका दूसरा नाम जो होता है इसको कहा जाता है, फ्रैंकल दोष का दूसरा नाम जो होता है उसको विस्थापन दोष भी कहा जाता है। ठीक है, तो लिखा जाए फिर इसका आंसर, बोलिए। चलिए फिर इसका आंसर लिखा जाए तब। उत्तर इस उत्तर में हम लिखेंगे क्या
लिख देंगे कि इस दोष में लघुत्तर आयन, ठीक है, क्या करते हैं कि अपना वास्तविक स्थान छोड़कर किसी अंतराकाशी स्थान में क्या करते हैं, चले जाते हैं। ठीक है, क्यों नहीं चल रहा है? इस दोष में लघुत्तर आयन साधारणतः ठीक है, अपना वास्तविक स्थान छोड़कर किसी अंतराकाशी का छोड़कर अंतराकाशी में, अंतरा नहीं अंतरा होगा, वास्तविक स्थान छोड़कर अंतराकाशी में चला जाता है, ठीक है। इसके लिए फिगर भी बना देते हैं क्योंकि उदाहरण भी पूछा गया आप सभी से, तो कुछ ऐसा आप ठोस लीजिएगा। ठीक है, और इसमें एक आपका प्लस, एक आपका माइनस, ऐसे क्रम में बनाते चले जाइए। चलिए, फिर यहाँ से एक को आप नाम दे दीजिए प्लस, दूसरा माइनस, एक प्लस दूसरा माइनस, एक प्लस दूसरा माइनस, एक प्लस, उसके बाद फिर यहाँ माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, उसके बाद फिर प्लस माइनस फिर प्लस, उसके बाद ये माइनस, फिर यहाँ से आपका क्या हुआ, तो प्लस हुआ। ठीक है, तो ये प्लस स्थान छोड़ता है, फिर ये आपका माइनस और ये आपका प्लस, फिर से ये आपका माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, उसके बाद एक हमको लग रहा है 2 4 6 2 4 6 7 2 4 6 है, तो इसमें एक और कम है ना, तो इसमें कम है तो यहाँ एक और बना ही देते हैं और इसको एक नाम एक जैसा दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ आपका क्या होगा, ये आपका माइनस हो गया। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये स्थान जो आपको खाली दिख रहा है, ये यहाँ पे एक खाली स्थान आपको दिख रहा है और यही खाली स्थान में, ठीक है, इसके जो आपके धनायन है, क्या इसमें लिखा गया है कि साधारणतः क्या लेना था, सॉरी साधारणतः आपका यहाँ धनायन होगा। ठीक है, यहाँ साधारणतः आपका क्या होगा, तो धनायन होगा। ठीक है, तो साधारणतः धनायन ही क्या करते हैं कि अपना स्थान छोड़ के और अंतराकाशी में क्या होते हैं, तो चले जाते हैं। तो यहाँ कहीं आपका जो दिया हुआ पार्ट है ये धनायन यहाँ कहीं यहाँ आके आपका क्या हो जाता है, तो उपस्थित हो जाता है, मतलब यही क्रिस्टल है और इसी क्रिस्टल के अंतर्गत आपका क्या हो रहा है कि यहाँ से निकल के कहीं यहाँ ये पहुँच जा रहा है। तो यहाँ क्या हो रही, एक आपका खाली स्थान जनरेट हो रहा है, मतलब क्या, एक आपका खाली स्थान बन रहा है, ये अपना जगह छोड़ रहा है ना, तो ये जगह जब छोड़ रहा है यहाँ पहुंच रहा है, तो यहाँ इसका क्या हो जा रहा है कि खाली स्थान हो जा रहा है। तो दोष का जो वास्तविक रिक्तियां होगी, क्या होगी कि दोष में जो यह दोष है उसमें एक आपका जो खाली स्थान है तो वहाँ पे एक रिक्तियां जनरेट होती है और वही क्या है, और जो नया होता है
और ये जो नया वाला है, ठीक है, वो क्या करता है कि वहां से ये कहीं अंतराकाशी में पहुंच जाता है। जब अंतराकाशी में पहुंचेगा तो यहाँ से आपका खाली स्थान जनरेट होगा और इसको क्या कहा जाता है, तो रिक्तियां कहा जाता है या फिर फ्रैंकल दोष या फिर विस्थापन दोष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो फिर अगले पेज पे लिखते हैं, ठीक है, कि अगले पेज पे लिखते हैं इसका क्या होगा। फिर लिखेंगे यह दोष, इससे दिखाई नहीं देगा, यह दोष वास्तविक स्थान पर रिक्तियां, वास्तविक स्थान पर रिक्तियां तथा वास्तविक स्थान पर रिक्तियां तथा अंतराकाशी स्थान पर वास्तविक स्थान पर रिक्तियां उत्पन्न करता है तथा जो नया स्थान होता है वहां पर क्या करता है, तो अंतराकाशी उत्पन्न करता है। ठीक है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तथा नया स्थान पर अंतराकाशी दोष उत्पन्न करता है, दोष उत्पन्न करता है। इस दोष को ही फ्रैंकल दोष या विस्थापित फ्रैंकल दोष या विस्थापन, ठीक है, फ्रैंकल दोष या फिर क्या, तो विस्थापन दोष भी कहते हैं। विस्थापन दोष भी कहते हैं, ठीक है। और इसका क्या होगा, तो इस प्रकार से इसका घनत्व तो क्या होता है, तो अपरिवर्तित रहता है। क्योंकि थोड़ा लंबा पूछा है तो इसमें लिख भी देंगे हम क्या, कि इसका घनत्व तो क्या होता है, तो अपरिवर्तित रहता है। क्या होता है इसका घनत्व, तो अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, पेन चेंज करके लिख दे रहे हैं, इसका घनत्व अपरिवर्तित या फिर ये भी लिख सकते हैं दूसरे शब्दों में कि इसका घनत्व परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, तो आप चाहे तो बढ़ा के लिखें तो लिख सकते हैं कि इसका घनत्व परिवर्तित नहीं होता है, या फिर साफ साफ लिख देंगे कि इसका घनत्व क्या होता है, तो अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, क्लियर है ना सभी लोगों को, बताइए। इसके बाद इसमें और भी बढ़ाना चाहे तो और भी लिख सकते हैं हम सभी, क्या कि ये जो होता है किस में पाया जाता है, तो जिन यौगिकों के, ठीक है, जिन यौगिकों के आयनों में जितना अंतर होता है उनके अंतर्गत पाए जाते हैं। जैसे आप एग्जांपल लिख देंगे हम, क्या Zn हो सकता है, उसके साथ साथ आपका क्या हो जाएगा, तो AgCl हो जाएगा, क्योंकि उदाहरण भी पूछा है। ठीक है, तो हम बस उदाहरण लिख दे रहे हैं। Zn लिख सकते हैं, Zn या फिर AgCl, उसके साथ साथ और लिख सकते हैं AgBr इत्यादि कर सकते हैं। और भी बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। अगर आप सभी को जितना पता है उतना लिखिए, नहीं तो उदाहरण एक ही कहा है, मतलब कहा क्या है, बोला है कि इसकी व्याख्या करनी है, तो हम लिख सकते हैं कि ये जो होता है
वो क्या करता है कि जो जिसमें परमाणुओं के आयनों में जितना अंतर होता है, जैसे Zn लेंगे तो सल्फर आपका उतना है, Zn आपका 30 है, ठीक है। तो वहां से उन दोनों में क्या होगा, बहुत का अंतर होगा, 10 लगभग हो जाएंगे, 10 से अधिक हो जाएंगे, ठीक है। तो वहां अंतर की बात है, तो उससे कोई लेना देना नहीं है। तो वो बात जो कहा जा रहा है उस पर ध्यान देना है। क्या कहा जा रहा है कि इसमें जो आपका बनता है यौगिक, ये किन में पाया जाता है, तो जिनमें आपका क्या होती है कि जो धनायन होते हैं उनके बीच का अंतर अधिक होता है, ठीक। जैसे हम क्या लिखेंगे, तो Zn लिख सकते हैं, AgCl लिख सकते हैं, AgBr लिख सकते हैं। जैसे Zn, फिर उसके बाद AgCl, AgBr आदि, ठीक है। ये सब जो होते हैं इनके अंतर्गत क्या होता है कि आपका फ्रैंकल दोष पाया जाता है। तो बताइए आप सभी को यहाँ तक क्लियर है? किसी को किसी प्रकार की दिक्कत बताइए। चलिए फिर यहाँ से ये सिलसिला आपका लघुत्तरी और बहुविकल्पी का समाप्त होता है। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, ठीक है, बने रहिएगा मेरे साथ। और जो आपको ना समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि आपको मैं फिर से बता सकूं, ठीक है। तो सभी लोगों को थैंक यू सो मच।